हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि आवेश क्या होता है और आवेश के कुछ गुणों पर हमने चर्चा करी थी और हमने आवेशन की विधियों के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब आज क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम का नियम। बिना समय व्यर्थ करे कूलाम का नियम देखेंगे और पढ़ेंगे कूलाम के नियम में क्या होता है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक गुण देखा था आवेश का, जिसमें हमने कहा था कि दो आवेश अगर आसपास रखे हो तो या तो वो आकर्षण, उनके बीच में आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, या तो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आती थी कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, है ना। ये दो आवेश मैंने दे दिए हैं, Q1 और Q2, मैं इनका नाम दे देता हूं। Q1 और Q2, Q से हम रिप्रेजेंट करते ही हैं, तो Q1 और Q2 मैंने इसको नाम दे दिया। और मैंने देखा कि ये दो आवेश जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, देख लिया, मुझे समझ में आ गया। चलो ठीक है, जब मैं इनको पास में लेकर आया तो एक दूसरे को दूर भगाने लगे, तो मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर रहो टाइप करके इन्होंने एक दूसरे को दूर भगाया। ठीक है, अच्छा, और मैंने देखा कि एक चार दूसरा आवेश जब मैं इसके पास में लेकर आया Q1 के पास में, ठीक है, Q3 आवेश जब इसके पास में मैं लेकर आया तो ये दूसरे को आकर्षित करने लगे। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगे। तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी घटना हो रही है, कभी अगर देख आवेश को लाता हूं तो कभी प्रतिकर्षित होता है, अभी कभी दूसरे आवेश को लाता हूं तो आकर्षित होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा ये चीज क्यों हो रही है। तो हमने ये जाना कि ये दो चार्जेस होते हैं, इनके अंदर इनके बीच में दो तरह का बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है और प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कभी तो आकर्षित कर रहा है और कभी प्रतिकर्षित कर रहा है। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आ चुकी थी कि इनके बीच में बल तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि बल जो लग रहा है वो है कितना, उसका कुछ मान तो होगा ना। जब भी आप कहीं बल लग रहा है, कोई बल लगाते हो तो आपको पता होता है कि इतना भाई इतना इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये चीज चल जाएगी, इतना फोर्स लगाऊंगा तो रुक जाएगी, इतनी जोर से ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें हमें पता है कि कितना फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसी बात हुई। तो जब हमने ये पता कर लिया कि इनके बीच में कुछ बल है, तो बात ये हुई कि बताइए भाई बल है तो है, लेकिन है कितना, उसका मान क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो कितना कितना वैल्यू है उसका, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुआ कूलाम। ठीक है, जिनका नाम क्या था, कूलाम, और इंग्लिश में क्या नाम था इनका, कूलाम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी को एक थर्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में अपन लोग करते हैं, अपन सोचते हैं इसको। इन्होंने एक आवेश लिया, जैसे एक आवेश इन्होंने लिया, मान ली यहां पर एक Q1 आवेश लिया और इसको फिक्स कर दिया इन्होंने यहां पर, ना, इस तरह यहां पर फिक्स कर दिया। और फिर यहां पर एक दूसरा आवेश ये लेकर आए, इसके पास में दूसरा आवेश लेकर आए और कुछ दूरी पर इन्होंने इस आवेश को रख दिया, कुछ दूरी पर उन्होंने इस आवेश को रख दिया। इन्होंने देखा कि जो बल इनके बीच में लग रहा है, कुछ बल इनके बीच में लग रहा है, इसका मान मैं लेता हूं Q2 ही ले लेता हूं अभी तो फिलहाल इसका मान। इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, वो कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू उन्होंने निकाल ली कि कुछ वैल्यू आ रही है, इसके बल की कुछ वैल्यू आ रही है, निकाल ली, किसी तरह से उन्होंने पता कर लिया, है ना। अच्छा, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, इसको Q1 को तो Q1 ही रखा और फिर उन्होंने इतनी ही दूरी पर एक और आवेश ले लिया जिसका मान उन्होंने 2 Q2 कर दिया, मतलब Q2 का डबल कर दिया, Q2 का डबल कर दिया। जैसे कि आप मानना चाहो तो इस तरह से, अरे छोटा वाला इरेजर कैसे आता है, चलो इससे करते हैं, हट जाएगा सब, चलो हटाओ। आप मानना चाहो तो मान लीजिए आपके पास पहले 2 माइक्रोकूलम का ये चार्ज था, ठीक है, और यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश हम लेकर आए और उन्होंने पता कर लिया कि इसके बीच में कुछ तो बल आ रहा है, कुछ तो वैल्यू आ रही होगी, कुछ तो इन्होंने, और नहीं भी आ रही होगी तो उन्होंने मान लिया कि F वैल्यू आ रही है इसकी, इन दोनों के बल में बीच में जो बल लग रहा है वो F वैल्यू आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि ये 2 माइक्रोकूलम का जो आवेश है इसको तो फिक्स रखो, है ना, और एक दूसरा आवेश ले लो थोड़ा सा बड़ा, इसका डबल कर दो। तो उन्होंने उसको 4 माइक्रोकूलम ले लिया और दूरी अभी भी इन दोनों के बीच में इतनी ही रखी, मान लेते हैं कितनी, 1 मीटर की दूरी इन्होंने इसके बीच में रखी, 1 मीटर की दूरी पर ये आवेश इन्होंने रखी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि इनके बीच का जो बल था वो बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने आवेश को बढ़ाया वैसे ही बल बढ़ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, काम करते हैं कि उन्होंने कहा कि पहली स्थिति में जो था इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जो आवेश था ना उसको तो इतना ही रखते हैं और इस वाले आवेश को बढ़ा देते हैं। उन्होंने दूसरे वाले को 2 माइक्रोकूलम ही रखा और पहले वाले को कर दिया 4 माइक्रोकूलम। अब उन्होंने पाया कि बल अभी भी बढ़ गया, ठीक है, बल अभी भी बढ़ गया। तो यहां पर मान लीजिए उन्होंने बोला था कि वैल्यू आई थी बल्कि F, यहां पर 2F आ गई, यहां पर आ गए 2F, ठीक है, दोनों में बढ़ गया, चाहे इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, बल का मान जो है वो 2F हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ जा रहा है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को ही बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने पहले वाले को भी 4 माइक्रोकूलम कर दिया और दूसरे वाले को भी 4 माइक्रोकूलम कर दिया, पहले और दूसरे दोनों को 4 माइक्रोकूलम कर दिया और 1 मीटर के दूरी पर इन्होंने इसको रख दिया। ठीक है, इन्होंने पाया कि अब इनके बीच में जो बल हो गया ना, इनके बीच में जो बल हो गया अभी वो कितना हो गया, वो इसको हमने क्या किया, डबल डबल किया ना, वो 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया।
ठीक है, बल क्या हो गया भैया, 4 गुना हो गया, जितना पहले लग रहा था उसका 4 गुना बल लगने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये जो बल है ना भाई साहब, ये पहले आवेश Q1 पे भी निर्भर कर रहा है और Q2 पे भी निर्भर कर रहा है, चाहे दोनों में से किसी को भी बढ़ाओ ये बल बढ़ जाता है, दोनों को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही सही है। तो उन्होंने ये इन्होंने सजेस्ट किया कि जो दो चार्जेस के बीच में बल है, यहां पे मैं लिखता हूं, दो आवेशों के बीच में जो बल है, ये जो बल लग रहा है, ये कुछ तो इनके गुणनफल के ऊपर निर्भर कर रहा होगा, कुछ तो इनके गुणनफल के ऊपर निर्भर कर रहा होगा। तो F जो होगा वो Q1 Q2 के समानुपाती। उन्होंने बताया कि ये तो भाई साहब है ही है, ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है, इस अनुसार तो अपन चलेंगे, F जो है वो Q1 Q2 के समानुपाती होगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने बोला कि इसको अपन कर देते हैं ठीक है, इतना ठीक है, दिखेगा भी सही आपको। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा, अलग कलर से लिख लेते हैं कि भैया कि ये जो आपके पास आवेश थे 2 माइक्रोकूलम के, पहले तो आपने इनको 2 मीटर पे रखा, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखा। मैं कहा चलो ठीक है, 1 मीटर मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं। फिर 2 माइक्रोकूलम 4 तभी नहीं बदले इन्होंने, अब आवेश नहीं बदले, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का ही आवेश लिया है, इनके बीच में आप 2 मीटर की दूरी कर दी, 2 मीटर की दूरी इन्होंने कर दी इनके बीच में, है ना, 2 मीटर की दूरी दे। तो इनको देखा, इन्होंने देखा कि पहले जो बल F था, अब बल घट गया, अब घट के F/4 हो गया, ठीक है, घट के 1/4 हो गया, और दूरी बढ़ाई इन्होंने तो और बल घटता गया। तो उन्होंने देखा कि बल जो है वो दूरी के साथ घट रहा है। बल अगर दूरी के साथ घट रहा है तो उन्होंने एक चीज और बोली कि जो बल जो है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दो चीजें इन्होंने यहां से अपने एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई करी, सोच के हमें बताई, और हमने कहा कि चलिए ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, और हमें दो चीजें जो आपने बताई हैं हम उनको यहां पर लिखेंगे। F जो है वो Q1 Q2 के समानुपाती है, और F जो है वो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो आपने कहा कि कूलम ने कहा कि ये चीजें हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, दो दो अलग क्यों लिखना भाई, दोनों को साथ में करके लिख लो। तो F जो है वो Q1 Q2 के समानुपाती और R² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मैं कहा ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अनुपात का जो ये चिन्ह आ रहा है, इसको भी हटाओ और यहां पर इसको K Q1 Q2 बटे R², इस प्रकार से आप इस फोर्स को, इस रिलेशन को, इस संबंध को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। कूलम ने हमें बता दिया कि आप जो लिख सकते हैं, आप जो लिख सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच का बल, ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं, कूलाम नियम, कूलाम का नियम, कि दो आवेशों के बीच, दो बिंदुवत आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो किस प्रकार दिया जाएगा। पहली बात तो ये दो बिंदु आवेशों के बीच की बात कर रहे हैं हम, बिंदुवत आवेशों के बीच की बात कर रहे हैं। आवेशों के बीच बल जो लगेगा वो किस तरह से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, जहां पे एक K क्या है भैया, एक K एक नियतांक है। ठीक है, इसको हमने वैल्यू, इसका वैल्यू हमने निकाला तो हमें पता चला कि इसका वैल्यू जो है वो K बराबर 9 × 10⁹ आता है। अच्छा, इसका मात्रक पूछा जाएगा आपसे K का, तो K का मात्रक कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, बहुत आसान है, बताना कोई मुश्किल नहीं है। आप K को कैसे लिख सकते हो, आप K को लिख सकते हो K बराबर, इस R को इधर ले जाता हूं R² को, तो ऊपर R² हो गया और नीचे क्या आ गया Q1 Q2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका रेडियस का, जो सॉरी उनके बीच की दूरी का, और Q1 Q2 क्या होता है, चार्ज कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये K का मेरे पास मात्रक आ जाएगा। ठीक है, विमाएं पूछ जाए तो विमाएं भी आप निकाल सकते हैं, अगर विमाएं निकालना चाहें तो विमाएं भी आपको निकाल के बता देता हूं। तो K की विमा क्या होगी, K की विमा क्या होगी देखेंगे। तो K की विमा निकालने के लिए आप सबकी विमाएं रख दीजिए। फोर्स की विमा रखिए तो क्या होता है, M1 L1 T - 2,
ठीक है, और आपके पास दूरी की विमा क्या है, L2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर उसके, और नीचे क्या आएगा आपका कूलम का स्क्वायर यानी कि AT का स्क्वायर, ठीक है। चार्ज जो होता है उसकी विमा क्या होती है, विमा सूत्र क्या होता है, AT होता है, तो उसका भी स्क्वायर है नीचे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, M1 L3 T-2 बटे A2 T2 कितना होगा भाई, M1 L3 T ऊपर चला जाएगा -4 और ये हो जाएगा A-2, ठीक है। ये K का विमीय सूत्र आपके पास आ गया। अच्छा, कई किताबों में K का एक और रूप लिखा होता है, इस फॉर्मूले का एक और रूप लिखा होता है, इसको आप बोलते हो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। इस वाले रूप पर भी हम चर्चा करेंगे, इस वाले रूप पर भी हम बात करेंगे, पहले हम इस वाले रूप पर अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। वो क्या है उस चीज को हम समझेंगे। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आपको मिला। कूलम का नियम आपको यहां से मिल गया है कि कूलम का नियम कह रहा है कि फोर्स जो होता है दो बिंदुवत आवेशों के बीच में वो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पे K का मान आपको पता चल चुका है, ठीक है। आती है बात समझ में? अच्छा, तो ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल लिख लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए दो आवेश हैं, दो आवेश हैं हमारे पास इस प्रकार से, कितना कितना ले लें, वही वाला ले लेते हैं, 2 माइक्रोकूलम ले लें और ये 2 माइक्रोकूलम ले लें, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम ले लें और 2 माइक्रोकूलम ये ले लें, अच्छी बात है, चलिए। अच्छा, और पूछा गया कि अगर 1 मीटर की दूरी पर हैं तो बताइए इनके बीच में बल कितना लग रहा होगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि ये वाला जो आवेश है ये इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा होगा और ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा। क्या दोनों के बीच में बल समान होगा, ये एक दूसरे के ऊपर अलग अलग बल लगा रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके ऊपर जितना बल लगा रहा होगा उतना ही बल इसके ऊपर ये वाला भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, हम देखते हैं क्या होगा। तो हम देखते हैं एफ का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2, 2 × 10⁻⁶, Q1 Q2 का मान रखूंगा मैं 2 × 10⁻⁶ बटे इनकी दूरी का स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है। तो 9 चौक 36 × 10 की घात कितना हो, 12 - 3, ठीक है। 36 × 10 की घात -3 न्यूटन आपके पास आ जाएगा, इतना काफी है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये फोर्स का मान आपके पास आ जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो दोनों आवेश हैं, चलो फिर से बना लेते हैं, ये Q1 ले लूं मैं इसको और Q2 में इसको ले लूं, Q2 में इसको ले लूं, ठीक है। ये Q1 जितना बल इसके ऊपर लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, उतना ही Q2 भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नियम जो है वो फॉलो हो रहा है, वो कौन सा नियम है? वो नियम है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया है तो इनमें से किसी को भी आप क्रिया मानोगे, दूसरा क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। मतलब जितना बल इस Q1 ने Q2 पर लगाया, मान लीजिए इसको मैंने बोला कि ये Q1 है ना, ये Q1 पे लगा है 2 की वजह से और ये 2 पर लगा है 1 की वजह से। तो क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, प्रक्रिया प्रतिक्रिया युग्म हैं, तो इसलिए F12 का मान जो होगा वो F21 के बराबर होगा, ठीक है। मान की बात कर रहा हूं। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, उल्टा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये लोग होंगे, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये लोग होंगे। फिर कूलम से एक बात तो हमने पूछी कि ये तो हमने निकाल लिया भाई, प्रतिकर्षण वगैरह लग रहा है, तो उनसे हमसे कहा कि आपने कहा है कि आपका न्यूटन का तीसरा नियम यहां पर हमेशा लागू होगा, हमेशा सही रहेगा, हमेशा बनेगा, है ना। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपके पास 2 आवेश हैं, Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। अच्छा, मैंने किसी अपने एक स्टूडेंट को बोला बताइए इनके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, तो उसने मुझे बता दिया कि फोर्स जो है ना वो कुछ इस प्रकार से लग रहा है Q1 Q2 के ऊपर, है ना। Q1 Q2 पर इस तरह लगा रहा है, Q2 Q1 पर इस तरह लगा रहा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी है, अभी भी जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है वो भी लागू हो रहा है, वो सब चीजें यहां पर सही हो रही हैं, ठीक है। तो फिर हम फोर्स का डायरेक्शन ऐसे क्यों ना लें, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे क्यों ना लें? फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपने जो बातें बताई हैं, न्यूटन ने बोला कि वैल्यू इतनी आएगी, कूलम ने बोला कि वैल्यू इतनी आएगी, न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी मान सब हम निकाल लेंगे, तो फिर इसमें भी सब कुछ हो रहा है। इनके बीच की दूरी भी आपने ले ली R के बराबर है, ठीक है। ये F12 है, ये F21 है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ जाएगा, लेकिन
फिर कूलम ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मुझको गलत इसलिए बोला, उन्होंने बताया कि जब भी दो आवेशों के बीच में फोर्स लगेगा, बल कार्यरत होगा, तो वो हमेशा उसी रेखा के अनुदिश लगेगा जिस रेखा को, जो रेखा उन दोनों आवेशों को जोड़ रही है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया यहां पर, जो कि याद रखने लायक है, कि ये जो बल होगा कूलम के नियम के अनुसार, ठीक है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच या दो आवेशों के बीच बल उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। इस चीज को आप याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो कैसे कैसे लगेगा भाई, आपके पास कोई भी केस आ जाए, आपको बस इतना याद रखना है कि दो आवेशों को जो रेखा जोड़ रही है, उन दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। जैसे कि मान लें हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा ये वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने Q1 Q2 अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये Q1 Q2 है आपके पास, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो r बार है, कुछ भी दूरी है, इस ए रेखा जो है इन दोनों को जोड़ रही है, इसके अलावा और कोई रेखा उनको नहीं जोड़ सकती है। ठीक है, तो Q2 पर जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा और Q1 पर लगेगा वो इस तरफ फोर्स लगेगा। देखोगे आप, इसी रेखा के अनुदिश है, ये जो रेखा है इन दोनों को जो जोड़ रही है रेखा, इसी रेखा के अनुदिश इन पर बल लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव होता है यहां पर और नेगेटिव होता है यहां पर। ठीक है, एक आपके पास चार्ज होता पॉजिटिव होता है, एक आवेश पॉजिटिव होता है और एक आवेश नेगेटिव होता। अगर ऐसा होता तो Q1 जो होता वो इस तरफ लगता, जो फोर्स होता वो किस तरफ लगता, इस तरफ लगता। Q1 के ऊपर जो फोर्स लगता वो इस तरफ लगता और Q2 के फोर्स जो लगता वो इस तरफ लगता। ठीक है, हमें यह पता चलता कि अभी भी जो इनके ऊपर बल लग रहा है वो इसी रेखा के अनुदिश है, जो रेखा इन दोनों को जोड़ रही है। ठीक है, इसी तरह मान लें कि हमारे पास और कुछ भी वैल्यू है, ये मेरे पास एक गोला है। ठीक है, और यहां पर एक बीच में एक आवेश रखा है जिसका मान मैं लेता हूं +Q। ठीक है, पॉजिटिव आवेश रखा है। मैंने आपसे पूछा है कि ये गोला जो है पूरी तरह से आवेशित है। ठीक है, इस वाले भाग का, गोले का अगर इस वाले के भाग की बात करता हूं तो इस वाले भाग के ऊपर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, और पूछा जाए कि आपको सेंटर पे जो चार्ज रखा है पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन पर जो बल, ये जो बल लगा रहा हूं एक दूसरे के ऊपर, वो दिशा होगी। तो आप, वो दिशा क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों को जोड़ देना है बस। ठीक है, और इन दोनों की रेखा जो जोड़ रही है उस रेखा के अनुदिश इस बल को बता देना है, निकाल देना है। ठीक है, तो हमें तीन चीजें क्या पता चली हैं कूलम के नियम में, उनको एक बार अपन समराइज कर लेते हैं। क्या क्या पता चला हमें? सबसे पहली बात तो हमें पता चली कि F जो है वो Q1 Q2 के समानुपाती होता है। ठीक है, F जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात हमें पता चली कि F का मान अगर आप इस प्रकार लिखना चाहते हो तो K Q1 Q2 बटे R² के बराबर होगा, जहां पे K का मान जो होगा वो क्या होगा, K का मान आपका 9 × 10⁹ के बराबर होगा। ठीक है, वहीं आप इसका रूप, एक और प्रारूप लिख सकते हो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, ये तो मान की बात हो गई। अच्छा, और चौथी चीज हमें क्या पता चला है हमें? यहां से हमें पता चला है कि दोनों उस रेखा पर लगे हैं जो दोनों को जोड़ रही है। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा बल। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ये बल कार्यरत होगा, कार्यरत रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें कूलम के नियम से ये सारी चीजें हमें यहां से पता चलती हैं, समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, है ना। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो ठीक है, जो बल है ना आपके पास वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि को हम सदिश राशियों के जो फलन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको हम सदिश रूप में भी व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इसको कैसे व्यक्त किया जाए, कैसे बताया जाए? तो हमने क्या कहा कि आप टेंशन ना लें, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q1। ठीक है, ये हम करते हैं, निर्देश तंत्र बना लेते हैं, निर्देश तंत्र समझते हैं। ये क्या हुआ?
ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया है यहाँ पे, और मान लेता हूं कि मैं एक आवेश मैंने रखा है ओरिजिन के ऊपर, यहाँ पर एक ओरिजिन पर मैंने आवेश रख दिया है जिसको मैंने बोल दिया है Q1, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है Q1। और एक और आवेश मैंने लिया है यहां से, मान लेते हैं Q2 पर, Q2 आवेश रखा है मैंने, ठीक है, जो कि यहां से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर ये आवेश है, ठीक है, R दूरी पर ये आवेश है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि दोनों समान आवेश हैं, तो बताइए कि जो बल लग रहा होगा वो किस दिशा में लग रहा होगा। तो बल जो लग रहा होगा आप जानते हो कि Q2 के ऊपर जो बल लग रहा होगा वो इस दिशा में आ रहा होगा, यहां पर इस तरफ ये बल लग रहा होगा, जिसको मैं F बोल देता हूं। कितना बोलता हूं मैं इसको? F बोल देता हूं, F21 बोल देता हूं, ठीक है। जो दो ने लगाया, जो दो पर लगा और एक के द्वारा लगाया गया, ठीक है, F21 जो कि दो पर लगा और एक के द्वारा लगाया गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता चलता है, तो मैंने क्या लिख सकते हैं यहां से? हम लिख सकते हैं जो फोर्स का मान आएगा यहां से वो कितना आएगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो इसका मान आ गया भाई साहब, ये इसका मान आ गया। अब पूछा गया इसकी दिशा क्या है, दिशा बताएं। तो आपने दिशा बताने के लिए पहले तो उसके ऊपर एरो लगा दिया, यहां से इसके ऊपर एक चिन्ह तीर का निशान लगा दिया, ठीक है भाई। अच्छा, और पूछा गया कि ये एरो जो आया है यहां से इसको इधर कैसे जस्टिफाई करोगे, यहां पर कैसे लगोगे। तो आपने देखा कि Q2 का जो स्थिति सदिश है R वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश है, और जो ये बल आ रहा है, इन दोनों की दिशा समान है। अरे वाह, इन दोनों की दिशा समान है। तो हमने कहा कि जो बल आएगा ये इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का जो स्थिति सदिश है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि विस्थापन सदिश है, उन्हीं की दिशा में होना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पर इसको आर कैप से गुणा कर दिया। आर कैप क्या दर्शाएगा भाई? आर कैप वो दिशा बताएगा जो कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाले लाइन की दिशा है। क्या समझ में आया कि आर कैप वो दिशा है जो कि इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली दिशा है, ठीक है। हमने सब क्या देखा? हमने एक ओरिजिन पर चार्ज रखा है, कहीं पर भी एक चार्ज रख दिया और बोला कि Q2 चार्ज जो रखा है उसका ओरिजिन से आर वेक्टर इसका स्थिति सदिश है, ठीक है, अच्छी बात है। और हमने देखा कि Q2 के ऊपर जो बल लग रहा है F21, वो जो बल है वो आर वेक्टर की दिशा में ही है। अगर आर वेक्टर की दिशा में ही है तो हमने यहां पर क्या किया? आर कैप से इसको गुणा कर दिया, जहां पर आर कैप क्या है भाई साहब? आर कैप क्या है? आर कैप बता रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी दिशा क्या है। तो आर कैप बटे मॉड आर, आर वेक्टर बटे मॉड आर, हमें आर कैप की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो एफ कितना आ गया यहां से हमारे पास? एफ आ गया हमारे पास के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर वेक्टर बटे मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड आर के स्क्वायर को मैं सीधे सीधे सिंपली आर भी लिख सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आर वेक्टर बटे आर। तो एक रूप मुझे और मिल गया इसका, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे आर क्यूब, और ऊपर आएगा आर वेक्टर। तो या तो आप यूनिट वेक्टर एकांक सदिश के रूप में कर लो, या आप स्थिति सदिश के रूप में कर लो, दोनों ही रूप में आप कर सकते हो। आपके पास याद रखना है कि यहां पे नीचे आर क्यूब आ रहा है, ऊपर आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये सदिश रूप है किसके? कूलाम के नियम का सदिश रूप हमने यहां पर देखा है। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं हम कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है भाई? कूलाम के नियम का सदिश ये कह रहा है कि जो एफ वेक्टर होगा आपके पास, अगर आपको एफ वेक्टर निकालना है, दिशा सहित निकालना है, तो इसका मान के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर या तो आर कैप के बराबर होगा, ठीक है, या फिर ये के Q1 Q2 बटे आर क्यूब और ये आर वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर आर कैप है और यहां पर आर वेक्टर है, ठीक है। वो एकांक सदिश है और ये क्या है? ये स्थिति सदिश है, ठीक है। फिर से मैं बना लेता हूं जो मैंने आपको बना के बताया था, फिर से उसको बना लेता हूं। यहां पर ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना लेता हूं, ठीक है। थोड़ा एक कलर दे दो भाई मुझे कोई सा। ये Q1 आवेश मैंने यहां पर लिया था, ठीक है। ये Q2 आवेश मैंने यहां पर लिया था, और इस तरह से इन दोनों को लाइन जोड़ा था जो कि आर वेक्टर से जोड़ रहा है, और Q2 पर जो बल आया था वो इस तरफ F21 इस तरफ आया था, है ना। हमने जाना था कि F21 की जो दिशा आ रही है वो भी आर वेक्टर की दिशा में ही आ रही है। अच्छा, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कोई भी आवेश जो हो वो ओरिजिन पर ही रखा हो, कि मूल बिंदु पर रखा हो, ऐसा तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं है। अगर मूल बिंदु पर नहीं रहे तो फिर कैसे रखा जा सकता है भाई? दूसरा तरीका यह है कि कोई भी आवेश हो कहीं पर भी रखा हो,
कोई भी आवेश हो कहीं पर भी रखा हो, मान लीजिए Q1 आवेश जो है आपका इधर रखा है और Q2 आवेश जो है आपका कुछ इधर रखा है, ठीक है। Q1 Q2 आवेश को इस प्रकार से रखे गए और आप पूछा गया है कि बताइए कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मान क्या होगा और दिशा क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे? मैं तो Q2 के ऊपर ही बल निकालना चाहता हूं, Q2 के बल निकालना चाहता हूं, तो मैं इनको जोड़ने वाली रेखा एक बना लेता हूं। इस रेखा के अनुदेश ये बल लगने वाला है, ये मुझे बात पता है, ये बात मैंने सीख ली है ना। और जो बल का मान होगा, मैंने दोनों को समान लिया है, समान माना है, तो Q1 Q2 जब समान प्रवृत्ति के हैं तो इनके बीच में जो बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा। बल का जो मान आएगा वो इधर F21 यहां पर आएगा, इधर आएगा F21। अच्छा, अगर इसी बात है और मैं कहता हूं कि इनके बीच में जो ये सदिश है इसको मैं बोलता हूं आर वेक्टर, एस मत बोलो, आर ही बोलता हूं। इनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो एक विस्थापन सदिश से दी जाती है जिसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है। अभी भी जब इनके बीच में बल लिखूंगा, क्या वो अभी भी इसको ऐसे ही दिया जाएगा, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा आपका आर कैप, ठीक है। क्यों? क्योंकि F21 का मान अभी भी जो आ रहा है वो उसी दिशा में आ रहा है जिस दिशा में आर वेक्टर है, ठीक है। दिशा में समझ। अच्छा, मैं यहां पर F लिख रहा हूं, यहां पे F21 लिख रहा हूं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, आप F निकाल रहे हो चाहे F21 निकाल रहे हो, दोनों में से किसी के ऊपर बल निकाल रहे हो तो वो समान आने वाला है, इसलिए यहां पर मैं सिर्फ F ही लिख रहा हूं। तो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और आर कैप यहां पर मेरे पास आ गया है। अच्छी बात, अगर ऐसा हो गया है तो अपन क्या करें भाई, यहां पर क्या करें, मैं क्या करता हूं, मैं Q1 वेक्टर को मूल बिंदु से देखता हूं कितनी दूरी है इसकी। क्यों? क्योंकि मैं जब भी किसी चीज को देखूंगा तो मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालना मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। अच्छा, और इसको देखता हूं इसकी दूरी कितनी है, इसको मैं बोल देता हूं कि इसकी जो स्थिति है वो है R1 वेक्टर और इसकी जो स्थिति है वो है R2 वेक्टर, ठीक है। आप इस ट्राइंगल को देखो, जो यहां पर ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है यहां पर, ये इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर क्या R2 वेक्टर के बराबर होगा, है ना। इस ट्राइंगल में सदिश के त्रिभुज नियम से हम बोल सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर जो होगा वो R2 वेक्टर के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि R वेक्टर जो होगा, यहां लिखते हैं, R वेक्टर जो होगा वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छी बात है, तो मैं इसका ये वाला रूप भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 बटे R क्यूब और ऊपर R वेक्टर, ठीक है। अब R वेक्टर की जगह पर मैं ना ये सब लिख देता हूं, तो क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R वेक्टर की जगह पर क्या लिखा मैंने, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे क्या आएगा साहब, नीचे आ जाएगा आपका R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, ठीक है। तो आपके पास एक और रूप बन गया है जहां पर आवेश जो है वो मूल बिंदु पर नहीं रखा था, वो क्या है, K Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 के मान का क्यूब और ऊपर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इस बार क्वेश्चन करेंगे हम अभी, तो आपको ज्यादा समझ में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है मैं तो ऐसे ही दो आवेश लेता हूं, ठीक है। पहला आवेश जो है आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम का, है ना, और दूसरा आवेश यहीं पर मैं रख देता हूं जो कि है 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अच्छा, पहला जो 2 माइक्रोकूलम का है वो ए पर रखा है और चौथा जो है वो बी पर रखा है, ठीक है। ए जो है आपका, ए के जो बिंदु हैं वो, जो ए जिस निर्देशांक पर रखा है उसका निर्देशांक है आपके पास 2,1,5, ठीक है। और बी के निर्देशांक हैं आपके पास 5,4,2, ठीक है। ये बी के निर्देशांक आपके पास है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इनके बीच में जो बल होगा उस सदिश रूप में उसका जवाब देना है आपको, कितना बल होगा, क्या वैल्यू होगी, और इनके बीच की दूरी वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमने देखा है कि ए वेक्टर यानी कि जहां पर ए पहला चार्ज रखा है इसका सीधी सदिश क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं R1 वेक्टर बोल दूं तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। R2 क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये मेरे पास स्थिति सदिश मिल गए किस किसके, ए और बी के। अब मुझे पता करना है कितना कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में, तो F बराबर K Q1 Q2, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 के वेक्टर का मॉड का क्यूब, ठीक है।
तो देखो भाई कितना आएगा, F बराबर के कितना है आपके पास 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 कितना है आपके पास, Q1 है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की घात -6, ठीक है। Q2 है आपके पास 4 इंटू 10 की घात -6, ठीक है। अच्छा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आपको करना पड़ेगा, तो हम पहले से यहां पर करके रख लेते हैं, है ना। तो देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होगा, कितना होगा भाई 5 - 2, 5 - 2 3 i कैप, 4 - 1 प्लस 3 j कैप और 2 - 5 -3 k कैप। ये आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ गया है, ठीक है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का आपको मान भी चाहिए, तो R2 वेक्टर R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मान आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे इसको, रूट, ठीक है, i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, इनको आपने किया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 3 बाहर चला जाएगा, 1 + 1 + 1 3√3 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 3√3 ये मान आपके पास आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो R2 माइनस R1 सदिश रखो यहाँ पे, तो 3 i कैप प्लस 3 j कैप -3 k कैप, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा आपके पास, नीचे में आ जाएगा आपके पास 3√3 का क्यूब, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि ये क्यूब आएगा यहाँ पे, इसको अपन गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्यूब है तो क्यूब ही लिखेंगे। कई बार हमें फॉर्मूला याद होता है Q1 Q2 बटे R², तो हम जल्दी से R² उसके अंदर लगा देते हैं, R² लगाते हैं, हमारा गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि R³ आने वाला है, R² नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो कितना हो जाएगा 9 × 36 36, और कितना हो जाएगा आपके पास कितना हो रहा है यार, 9 × 36 72 बटे, अच्छा कट रहा है ना, तो काट लो पहले, 3 × 3 = 9, √3 तो नहीं कटेगा ना 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 ऐसे ही रखो इसको, इंटू 10 की घात -6 -12, ये कितना था 9 के 10 की घात 9, ठीक है, -3 हो जाएगा ये। अच्छा, इधर आएगा आपके पास 3 i कैप प्लस 3 j कैप -3 k कैप, ठीक है। नीचे आपके पास बचेगा 3 का क्यूब, ये कटा नहीं है, मैंने काटा नहीं है, तो 3 का क्यूब 27, ठीक है, और √3 का क्यूब यानी कि 3√3, ठीक है। 3 नाम 72, 3 × 3 = 9, ये फिर से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, कितना बचेगा ऊपर 3 i कैप प्लस 3 j कैप -3 k कैप बटे नीचे 3√3 और इंटू 10 की घात -3, ये 3 फिर से कट जाएगा, सब जगह से एक 3 यहाँ से उड़ जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 1/√3 बाहर ले लो, i कैप प्लस j कैप -k कैप इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। इतना बल लग रहा होगा इनके बीच में भाई, सदिश रूप में हमने निकाल के आपको बताया है, ठीक है। सदिश रूप आपको जहां भी इस्तेमाल करना होगा ना, ज्यादातर केस जो आपके पास मिलेंगे वो होंगे 3D वाले, ठीक है। 3D वाले केस, जब 3D फिगर बन रहा हो, जैसे क्यूब बन रहा हो कोई सा आपके पास, और कोई क्यूब बन रहा हो, या कुछ और भी 3D फिगर बन रहा हो, ठीक है, कुछ पिरामिड बना के आपको दे दे, तब पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल केस इसके अंदर बनाना होगा, तो क्यूब और पिरामिड वगैरह दे देगा, जो कि मुश्किल ही केस है और वो पूछा नहीं जाता आपसे, ज्यादातर एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर कंडीशन में, आपके नीट एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बस पता होना चाहिए कि सदिश का रूप क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, ठीक है। बाकी जब ठीक है सब होता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने बात करी ना, इसमें जो हमने बात करी यहां पर कूलाम के नियम में, ये हमने बात करी कूलाम का नियम, निर्वात में, ठीक है। जितना भी अब तक माल मसाला था ना, सब निर्वात में रखा था, सब निर्वात में रखा गया था, सारा माल मसाला कहां था, निर्वात के अंदर रखा था। मतलब जो Q1 Q2 आवेश रखे हुए थे, सब कहां थे, वैक्यूम में, निर्वात में रखे हुए थे। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वैक्यूम में रखें, बल्कि वैक्यूम में रखना तो कम पॉसिबल है ना, हमें वैक्यूम से ज्यादातर चीज, ज्यादा तो हम हवा में रहते हैं, हवा में मान सकते हैं हम इसको, निर्वात में या हवा में, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा वैक्यूम में ही रखें या हवा में ही रखें, ठीक है। तभी हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। हो सकता है मैंने 2 आवेश लिए, दोनों आवेशों को पानी में छोड़ दिया, पानी में लगा दिया, तो अब कूलाम का नियम जो होगा वो किस प्रकार से लगेगा, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कूलाम का नियम जो निर्वात में लगता है, वो हमने क्या लगाया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं इस पहले ऊपर आ गया हूं, Q1 Q2 बटे R², ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होती है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, ये होती है निर्वात की
वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। वैद्युतशीलता को आप ऐसा समझ सकते हो कि निर्वात कितना अपने अंदर से चार्ज फ्लो को अलाउ करता है, उसको जाने देता है, उसको हम वैद्युतशीलता से देखते हैं। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है, आप इसको निकाल सकते हो। ऑब्वियसली आपने के का निकाल दिया है, और के का जो मान हुआ वो कितना हुआ भाई, के का जो मान हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो के का उल्टा ही होगा, क्योंकि उनका व्युत्क्रम अनुपात आ रहा है इसका रिलेशन। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वो कितना होगा, मात्रक लिख लेना, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निर्वात की विद्युतशीलता बताता है कि कितना निर्वात अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली खोलते हैं। जब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की कोई बात नहीं हमने नहीं करी है, तो कितना उसके अंदर से आवेश अपना फ्लो कराने देगा, जाने देगा, उसको हम इसकी विद्युतशीलता बोले, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये समझ में आता है कि जो है 1/1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मिल गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हमें मिल गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब क्या करते हैं हम, अब हम दोनों आवेशों को कहां रख देते हैं, दोनों आवेशों को हम रख देते हैं माध्यम में। किसी माध्यम में हम इन आवेशों को रख देंगे तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कूलाम का नियम, अगले पेज पर ही कर लेते हैं। माध्यम में कूलाम का नियम, अब भाई न्यूटन तो चालाक, न्यूटन कूलम तो चालाक आदमी था ही साहब, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने वैक्यूम में कर लिए। फिर उनसे पूछा गया कि बताइए कि अगर आपने ये वैक्यूम में किए हैं, जरूरी तो है नहीं कि हर टाइम वैक्यूम मिल जाए आपको, हर टाइम वैक्यूम में रखे हो, चार्जेस कहीं पर भी हो सकते हैं भाई, चार्जेस कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज होती है, कोई माध्यम हो सकता है, तो माध्यम में क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ पहले, फिर चेक करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि निर्वात में जब उन्होंने चार्जेस को रख रखा था, वो अपने Q1 Q2 चार्जेस वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने निर्वात में इसको रख रखा था ना, तो इनके बीच में जो बल आ रहा था, मान लीजिए R दूरी पर है, वो F आ रहा था, वो F आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो मैं इसको दूसरे मीडियम में रख देता हूं, दूसरे माध्यम में रखता हूं। तो इन्होंने इसको कहां रख दिया, इसको किसी माध्यम में रख दिया, ठीक है। मान लीजिए पहले यहां पर हवा में रखा था, और यहां पर पानी में रख दिया है, ठीक है, जल में रख दिया है, जल में। ये Q1, ये Q2, इसको इसने जल में रख दिया, अभी भी दूरी इनके बीच में आ रखी। तो इन्होंने पाया कि ये जो माध्यम में जैसे इसको रखा ना, तो इनके बीच में जो बल लग रहा था वो कुछ कम हो गया, ठीक है। यहां पर जो बल था वो कम हो गया, कुछ कम हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, पानी से हटा के इन दोनों आवेशों को Q1 Q2 को कहीं और रख देते हैं। कहां रखें, इन्होंने बोला कि चलिए इसको हम तेल में रख देते हैं। कोई तेल इन्होंने लिया, ठीक है, और तेल के अंदर रख दिया दोनों आवेशों को, ठीक है, किसी प्रकार के तेल में रख दिया, और देखा कि जो बल था वो अब बदल गया, लेकिन इससे तो कम ही वैल्यू आई, मतलब ये जो फोर्स आया था इससे तो कम ही वैल्यू अभी भी आ रही है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये आपके पास जो आवेश है Q1 Q2, इनको हमने उठाया और इसको एक और मीडियम में रख दिया। मान लीजिए कहां रख दें भैया इसको, हम कहां रख दें, तेल में रख दिया हमने इसको, हम इसको रख देते हैं सिलिका जेल, ठीक है, इसमें हमने रख दिया इसको, इसमें हमने इसको रख दिया। देखा कि अभी भी जो फोर्स था वो कम हो गया, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है, ये कम हो गया। एक चीज इन्होंने कॉमन पाई तीनों एक्सपेरिमेंट में, क्या इन्होंने कहा कि F1 का मान जो है वो F से कम आ रहा है, ठीक है। F2 का मान जो है वो भी F से कम आ रहा है, F3 का मान जो है वो भी F से कम आ रहा है, और ठीक है, तीन लिए, इन तीनों का मान जो है वो F से कम आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया F का मान माध्यम में जाते ही कम हो जा रहा है, ये चीज तो पक्की हो गई है, लेकिन कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है। तो उन्होंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसको उन्होंने बोला K, एक नियतांक उन्होंने बताया कि नियतांक होता है K, और ये K नहीं, इसको अभी आप एप्सिलॉन आर ले लो क्योंकि अपने उधर लिया है। एक उन्होंने कांस्टेंट बताया जिसको बोला उन्होंने एप्सिलॉन आर। उन्होंने बोला एप्सिलॉन आर जो है ना, ये माध्यम की विद्युतशीलता है,
बेसिकली इसको हम के से भी दिखाते हैं, जब हम धारिता पढ़ेंगे तो ज्यादातर के ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के हम अभी इसके अंदर यूज कर रहे हैं न्यूटन के नियम में, तो मैंने एप्सिलॉन आर से देखा। तो ये माध्यम की वैद्युतशीलता उन्होंने बताई, और इन्होंने बोला कि ये माध्यम की वैद्युतशीलता जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ माध्यम पर निर्भर करेगी, और हर माध्यम के आपने निकाल कर थोड़ी बता दी। कि इन्होंने बोला कि पानी की जो वैद्युतशीलता है वो 81 के बराबर आती है, 81 के बराबर आती है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने देखा कि यहां पर जो फोर्स आ रहा था और F1 जो आ रहा है, इन दोनों में 81 का रेशियो है, मतलब 81 गुना कम हो गया है फोर्स। अगर 81 गुना फोर्स कम हो गया है तो उन्होंने बोला कि इसका जो मान है वो F का जो मान आया था, F1 जो है वो F के मान के 81 गुना कम है, ठीक है। इन्होंने बोला तेल जो है ना, इस तेल का जो परावैद्युतांक था वो था कुछ 105, ठीक है। तो F2 का मान जो है वो F2 का मान जो आया वो कितना हो गया? वो F के कितना कम हो गया भाई? 105 गुना कम हो गया F से, ठीक है। इन्होंने सिलिका जेल जो लिया था, इसका जो मान इन्होंने लिया था, ठीक है, इसका बोला का जो एप्सिलॉन आर इसका है वो है कितना लो 73, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स आ रहा है इनके बीच में, वो जो पराविद्युत उसमें किसमें हवा में आ रहा था उसका 73 गुना कम हो गया है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो इस चीज को जनरलाइज कर दिया, बोला कि जब आप माध्यम में चले जाओ, किसी माध्यम में आप चले जाओगे तो जो आवेश हैं उनके आवेशों के बीच का जो बल होगा वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई? कितना कम हो जाएगा भाई? माध्यम में जो बल होगा, जिसको मैं एफएम से दिखा रहा हूं, वो निर्वात में जो बल होगा उसके एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा, उसके एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? उसके एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। तो ये कूलाम का नियम अगर जब माध्यम में लगाया जाए तो वो किस रूप में दिखेगा? तो माध्यम में कूलाम का नियम आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, F बराबर 1/एप्सिलॉन आर, या फिर इसको ऐसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये तो कौन सा बल हुआ? ये बल हुआ भाई। ये कौन सा बल हुआ? ये हुआ निर्वात में बल, ठीक है। इसका कितना कम हो गया भाई? एफएम हम निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन आर इससे कम हो गया है, ठीक है। तो माध्यम में जो आपके पास बल आया वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, थोड़ा इसको सजा के लिख रहे हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भाई, आती बात समझ में? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कई बार इस क्यू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को मिलाकर एक और नाम दे दिया जाता है, जिसको हम देते हैं, कहते हैं एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। और फॉर्मूला आपको कई बार ऐसा लिख जाता है, एफएम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बस उसको लिखने का तरीका है, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है, ये माध्यम में अपना कूलाम का नियम हो जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाता है। वो चलिए इस पे क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। कलर नहीं अच्छा लग रहा हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। ये आपने लिया है 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये आपका 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। और हमने इनको रखा है पानी में, जिसकी परावैद्युतशीलता जो है वो 81 के बराबर है। कितना है? इसका जो एप्सिलॉन आर का मान क्या है? वो 81 के बराबर है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, और आपको क्या बोला है? और कुछ बोला है? और आपको बोला है कि बताइए इनके बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, कैसे इनके बीच का बल आप निकालोगे, ठीक है। मैं देखिए अब मैं जो कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं इनके बीच का बल निकालना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि बल जब भी मैं बताऊंगा तो दिशा के साथ बताऊंगा, दिशा मेरे आंसर में होनी चाहिए, दिशा बतानी पड़ेगी मुझे आंसर के अंदर, ठीक है। तो दिशा बताने के दो तरीके हैं। पहली बात, कैसे बताएंगे आप? या तो आप पता करें कि जो आपके पास दो आवेश हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल दिख रहा है, दो बिंदुवत आवेश रखे हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात यहां पर हमारे पास है नहीं, ठीक है। क्योंकि दो आवेश हैं और बोला जाएगा कि ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा। तो आपसे जिसके ऊपर ही बल पूछा गया है तो आप बोल दो कि किसके ऊपर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है या राइट से लेफ्ट की तरफ, जो जिस भी अनुसार आपको ऑप्शन के अंदर दिया हुआ बता सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है जिसमें हम जब भी हम बल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जब मेरे पास ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसमें Q1 Q2 का जो
मान है वो साइन के साथ रखूंगा। अगर मैं साइन के साथ रख रहा हूं तो मेरा जो आंसर होगा वो दिशा का जो जवाब होगा वो दिशा का जवाब जो होगा वो आंसर जो होगा वो दिशा के साथ आएगा, मतलब जो आंसर होगा वो दिशा के साथ आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ बराबर, फॉर्मूला में माध्यम वाला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लेते हैं, 1/एप्सिलॉन आर को अलग लिख लेते हैं और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अपने पास सारी वैल्यूज हैं तो अपन सारी वैल्यू रखें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। ठीक है, पानी का परावैद्युतांक आपको दिया है 81। ठीक है, Q1 Q2 का मान आपको देखा 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁶। ठीक है, और Q2 का मान आपने लिया है -3 × 10⁻⁻6 बटे इनके बीच की दूरी आपको नहीं दी थी तो मैं 1 मीटर ले लेता हूं ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए, अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 9 9 81। ठीक है, ये 3 3 9 और 3 2 6, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इतना ही बचा ना, 2 × 10⁻³ न्यूटन, 2 × 10⁻³ न्यूटन, जो कि कहाँ आया है, माइनस के साथ आया है। आपके पास माइनस भी आगे आ जाएगा और ये माइनस दर्शाएगा, ये माइनस में बताएगा कि जो हमारा फोर्स है वो नेगेटिव दिशा में लग रहा है। अगर मैंने इसको +x माना है, इसको मैंने +x माना है, इसको मैंने y माना है, ठीक है, तो मेरा जो फोर्स है वो नेगेटिव x दिशा में लग रहा है, जो कि मान नेगेटिव के साथ आ रहा है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, लेकिन सदिश रूप आप जब भी यूज कर रहे हो तो माइनस को प्लस को, आप जो आवेश आपके पास उनको माइनस प्लस के रूप में रखो, आसानी से आपका निकल जाएगा। और लेकिन अगर आपके पास बहुत आसान सिचुएशन जैसे बिंदुवत आवेशों में बन रही है तो आप बिल्कुल कैलकुलेट करके बता सकते हो कहां पर किस तरफ किस दिशा में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल देख के ही आप बता सकते हो आकर्षण है प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप अपने हुनर का इस्तेमाल करें और एनालिटिकली इसको सॉल्व करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, DPP2 आज के लिए कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो तुम नीचे आ जाओ आज। ठीक है, आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य का बल होगा, कितना हो जाएगा भाई, कणों के मध्य का बल कितना हो जाएगा अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 आपके पास आवेश हैं, इनके बीच की दूरी फिलहाल कुछ r है, इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक स्थिति में इनके बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है। ठीक है, अच्छा अभी क्या होता है, आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर जाती है। अब इनके बीच की दूरी हमने क्या कर दी है भाई, आधी कर दी है, इनके बीच की दूरी हमने आधी तो नहीं लग रही है, ऐसे कर दी हमने आधी, ये Q1 और ये Q2 और ये R/2, इनके बीच की दूरी हमने आधी कर दी। अगर इनके बीच की दूरी आधी कर दी तो अब जो फोर्स होगा, जो बल होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है। तो यहां पर F क्या होगा भाई, F होगा K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं कि ये F' है। F' कितना होगा, K Q1 Q2 बटे दूरी कितनी हो गई, R/2, तो R/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4K1 KQ1 Q2 बटे R²। ठीक है, जो कि 4 गुना हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी गई, 4 गुना। जो ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन जो होगा उसके अंदर ठीक हो जाएगा। कहां गए भैया, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, आप, मुझे आशा यही कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फिर सोल्यूशन देख रहे हैं। पॉज करते 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 पढ़ो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पॉज कर दो वीडियो को। ठीक है, मेरे कुछ लिखने से पहले ही पॉज कर दो, है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसी पॉज कर दो, फिर आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर आप देखो कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। ठीक है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है। साबुन का बुलबुला बना लो भाई, इस तरह से दिखता है साबुन का बुलबुला, कभी आपने बनाया हो घर पे, इस तरह से साबुन का बुलबुला आता है। क्या इसके ऊपर आवेश आ सकता है, बिल्कुल आवेश आ सकता है, आवेश कहीं भी जा सकता है सब। ठीक है, और इसको पूरी तरह से हमने क्या कर दिया है, इसको हमने ऋण आवेश दे दिया है पूरी तरह से।
ऋण आवेशित कर दिया हमने सब जगह, इस पे ऋण आवेश है इसके ऊपर। पूछा गया है कि इसका जो त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि ये आवेश हर जगह पर है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से ये जो बुलबुला होगा ये अपना साइज बढ़ा लेगा। ठीक है, सारे के सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो बुलबुला जो होगा अपना साइज बढ़ा लेगा और इसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आसानी से हमें समझ में आ सकती है चीज। तीसरा चीज, विद्युत आवेश Q को दो भागों में Q1 तथा Q2 से विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम मान होगा, कब होगा, अधिकतम मान कब होगा भाई, हमसे पूछा गया है। तो Q आवेश को दो भाग में हमने विभक्त किया है, पहला कौन सा है भाई, Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, अच्छा ये Q2 जो होगा इसका मान क्या Q माइनस Q1 के बराबर होगा। अरे Q में से निकला ना, Q में से Q1 निकाल दो, Q2 बचा, तो वही तो हुआ, Q माइनस Q1 के बराबर हो गया। इनके बीच में जो बल होगा वो कितना होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 का मान तो Q1 ही है, ठीक है, Q2 का मान है Q माइनस Q1 सॉरी बटे R स्क्वायर, ये अपने पास है ना। इसका मान अधिकतम मान कब होगा, इनके बीच में बल जो होगा वो अधिकतम कब होगा ये हमें बताना है, तो हमें उसके लिए Q1 Q2 का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं इस वाली वैल्यू को Q इंटू Q माइनस Q1। ठीक है, ये K बटे R स्क्वायर तो नियत है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना नहीं है, इसी में कुछ परिवर्तन आएगा तभी हमारा जो फोर्स है मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6। क्या नंबर है मेरे पास, एक 6। ठीक है, अच्छा इसके मैं फैक्टर करके देखता हूं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके। इससे होता है 2 इंटू 3, या बड़ा नंबर ले लें थोड़ा सा, अपन ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लेते हैं, तो अपन किसके फैक्टर करके देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर मतलब इनको 9 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो करके देखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्या अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 8, ठीक है, ये 9 के बराबर हो जाता है। 2 प्लस 6, ये 9 के बराबर हो जाता है। 3 और 4, अच्छा इसको अपन वो नहीं कर सकते, 4 और 4, 6 ही लेना चाहिए था, 6 ही ले लो फिर से। ठीक है, 6 ही ले लेते हैं, तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं, 2 1 प्लस 5, 2 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बाकी उल्टे हो जाएंगे, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या करें भाई, इसके अंदर आप देखो कि जब मैं 1 और 5 को गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, 2 और 4 गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 3 और 3 को गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू कब मिली, जब दोनों फैक्टर जो दोनों मैंने लिए थे, जो दोनों वैल्यू ली थी मैंने, दोनों बराबर आ रही थी। ठीक है, तो किसी भी चीज का गुणनफल मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वैल्यू जो होती है बराबर होती है। ठीक है, मान तब ज्यादा से ज्यादा आता है जब दोनों वैल्यू बराबर होती है, यानी कि Q1 इंटू Q माइनस Q1 तब मैक्सिमम होगा जब Q1 जो है वो Q माइनस Q1 के बराबर हो, यानी कि 2Q1 जो हो वो Q के बराबर, यानी Q1 जो है वो Q बटे 2 के बराबर हो। ठीक है, तो Q1 Q बटे 2 के बराबर और Q2 भी Q बटे 2 के बराबर आ जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमें ऑप्शन डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक पर प्लस Q कूलम धन आवेश है, एक स्टैंड के हुक से बराबर लंबाई L मीटर पर 2 विद्युत रोधी ड्योरियों से लटकाई गई हैं। इस समायोजन में को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है ले जाया जाता है। दोनों डोरियों के बीच कोण तथा डोरियों में तनाव क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे बांध रखा है अपने डोरियों को। ठीक है, प्रत्येक पर Q कूलम धनावेश है, तो एक तो ऐसे सीधी हो जाएगी, ठीक है, प्लस Q, और दूसरी अच्छा हो जाएगी, क्योंकि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण होता तो ये झुकी हुई रहती, अगर गुरुत्वाकर्षण होता तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बन रही होती, ये जो डोरियां हैं वो कुछ इस प्रकार से झुकी हुई होती, लेकिन कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो डोरियां बिल्कुल सीधी सीधी हो जाएंगी। इसकी लंबाई कितनी रखी है, L मीटर, और इसकी भी लंबाई कितनी रखी है, L मीटर। ठीक है, अच्छा, और प्लस Q इनके पर आवेश है। समायोजन में एक उपग्रह में रखी दोनों डोरियों के बीच कोण कितना होगा, कोण तो अपन को पता चली गया कि इनके बीच में जो कोण होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोई ऑप्शन है 180 का, 2 ऑप्शन दे रखे हैं हमें 180 वाले, पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है, देखते हैं, है ना। ए और बी और सी, तो सी भी, अच्छा सी में भी 180 है। ठीक है, ए सी और डी, ये तो अपना गलत हो ही गया, है ना, इसको अपन हटा देते हैं। 180 डिग्री, अच्छा, इनके बीच में तनाव क्या होगा हमें निकालना है, तो तनाव देखो क्या होगा भाई। तनाव निकालने के लिए आप किसी भी एक आवेश का FBD बना दो, तो मैं इसका बना देता हूं। तो ये मेरे पास इस तरह वाला आवेश है, इसका वैल्यू Q है, ठीक है, और ये आपके पास इधर इसके ऊपर बल लग रहा होगा उस आवेश के कारण, और इधर टेंशन आ रहा होगा T, ठीक है, तनाव आ रहा होगा। उस आवेश के कारण बल कितना होगा भाई, कूलाम के नियम से हम निकाल लेंगे KQ स्क्वायर, KQ1 Q2, यानी कि KQ इंटू Q कितना हो गया, KQ स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साम्यावस्था मतलब ये रुकी हुई है, तो कितना हो जाएगा, T बराबर
के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो कितना आ गया भाई, कहाँ है के क्यू स्क्वायर, एक के को इसने कितने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रखा है ऑप्शन में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे, अच्छा इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 2l है ना, तो 2l का स्क्वायर, l तो मैं एक ही, 2l का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। भाई ठीक है, अच्छी बात है, तो इसकी विद्युतशीलता क्या होगी, विद्युतशीलता इसको निकालनी है हमें, इसका परावैद्युतांक जो है वो 81 है। तो देखो हमसे क्या बोला है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है, ये हमें पता होता है ना। आपसे इससे पूछा गया कि इसका एप्सिलॉन कितना है, ये वैल्यू पूछी है कि एप्सिलॉन कितना होगा, तो निकाल दो, कोई बड़े मल्टीप्लिकेशन तो करना है। एप्सिलॉन नॉट कितना है भाई, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 81। ठीक है, इसको बस गुणा करना है आपको, इसको बस गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 9 के बराबर है, 9 8 72, ठीक है 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 7 आएगा तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, यदि Q1 Q2 के बीच का बल F12 तथा Q1 Q3 के बीच का बल F13 हो, तो F12 बटे F13 का अनुपात क्या होगा। आपके पास एक वर्ग है, ठीक है, अच्छा यहां पर हमने क्या 3 सिरों पर रखे हैं, यहां पर Q1 है, ये यहां पर ये Q2 है और ये Q3, ठीक है ऐसे रखा है, क्यों रखे गए हैं। Q1 Q2 के बीच बल F12 है, अच्छा इनके बीच में जो बल है वो F12 है, मतलब Q1 पे बल निकाल लेते हैं अपन, Q1 पे जो Q2 बल लगा रहा है वो कितना होगा, Q1 पे जो Q2 बल लगा रहा होगा वो इस तरफ ऊपर लगा रहा होगा, इसका मान क्या आएगा कि Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं कि a के बराबर है, ठीक है, तो बटे a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे निकालना है कि अच्छा एक कॉमन लेना पड़ता है, तो Q2 पे बल निकालें तो ज्यादा सही रहेगा, तो Q2 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे a स्क्वायर पहले वाले की वजह से, और तीसरे वाले की वजह से जो बल होगा वो कितना होगा कि Q2 Q3 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर कितना है, √2a का स्क्वायर नहीं, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा Q1 Q2 का मान, Q1 Q3 का मान हमें बराबर दे रखा है, तो इनका रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा भाई, F12 बटे F13, F12 बटे F13 पूछा है ना, फिर से बनाना पड़ेगा इसको, 1 पे पूछा 2 पे नहीं पूछा है, ठीक है, फिर से बना देते हैं। लाइन से रखेंगे तभी बनेगा काम, ये Q1 ये Q2 और ये Q3, ठीक है, पहले हमने लाइन से नहीं रखे थे, ये A, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2a। अब Q1 पे हमें निकालना है, Q2 की वजह से इधर बल आएगा कि Q1 Q2 बटे a का स्क्वायर, ठीक है, और Q3 की वजह से जो बल आएगा वो इधर होगा कि Q1 Q2 बटे इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि √2a का स्क्वायर कितना, 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। F12 बटे F13 तो निकाल लेते हैं, F12 कितना आया है, ये है, तो K Q1 Q2 बटे a स्क्वायर, और Q13 कितना आया है, K Q1 Q2 बटे 2a स्क्वायर, ठीक है, सब कट जाना है क्योंकि Q1 Q2 Q3 सब बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। ये वर्ग था, तो आप चाहो तो इधर की भी बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ताप के बढ़ने पर परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होगा, तो आप याद रख सकते हैं उसको, जो परावैद्युत स्थिरांक होता है K या फिर एप्सिलॉन r जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस चीज को आप याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू जो होता है वो घटता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे K का मान घटता है, अगर ताप घटता है तो K का मान बढ़ता है। बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा इंटरनल समझा देता हूँ, होता यह है कि आपके पास जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक डाइपोल के रूप में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि HCl है आपके पास, तो HCl का जो मॉलिक्यूल होता है वो H और Cl माइनस, या पानी का जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डाइपोल बना के रूप में रहता है, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो डाइपोल होते हैं वो एक तरफ अलाइन नहीं
नहीं हो पाते, एक तरफ अलाइन नहीं होने की वजह से उनकी जो पराविद्युतशीलता है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जब आप टेम्परेचर कम करते हो वैसे वैसे उनके अलाइन होने लगते हैं, डाइपोल एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, उनकी पराविद्युतशीलता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि दो आवेशों के मध्य वायु का स्थान पर k पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण k गुना कम हो जाएगा। हमने देखा था अगर आप माध्यम में रख देते हो तो जो मान होता है फोर्स का वो कम हो जाता है। कितना होता है? F बटे K। ठीक है, k गुना कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। दो आवेश जो एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच लगने वाला बल 5 न्यूटन है। दो आवेश हैं आपके पास, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू नहीं दे रखी है आवेशों की। ये Q1 आवेश है, ठीक है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। इनके बीच में जो दूरी है वो है 0.06 मीटर। 0.06 मीटर पर आपने इनको रखा है। यदि प्रत्येक आवेश को 0.01 मीटर खिसकाया जाए तो मतलब अगर इनको खिसका दें हम 0.01 तो अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई भाई? 0.04 मीटर इनके बीच की दूरी रह गई। ठीक है, दोनों करीब आ गए, 0.04 मीटर हो गई इनकी वैल्यू, 0.06 और 0.04 मीटर की वैल्यू होगी। तो अब इन दोनों के मध्य कितना बल होगा, कितना बल लग रहा होगा? पहले कितना बल लग रहा था भाई? पहले बल लग रहा था इनके बीच में 5 न्यूटन। ठीक है, तो पहली स्थिति से हम लिखना चाहें इक्वेशन तो हमारे पास मिलेगा 5 बराबर K Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी स्थिति से लिखना चाहें तो मैं इनको पूरे को डिवाइड करना चाहूंगा, तो फोर्स बनेगा F बराबर K Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर जो कितना है 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये डिवाइड करने से आंसर आएगा। तो ये K1 Q1 कट जाएंगे, इधर ये ऊपर चला जाएगा 0.04 का स्क्वायर बटे 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? 5 बटे F बराबर 0.04 इंटू 0.04 बटे 0.06 इंटू 0.06। ठीक है, तो 2/3 इधर से आया, 2/3 इधर से आया, 4/9, 4/9 और 9 पंजे 45, 45 बटे 4, 45 बटे 4। हाँ, तो 11 के आसपास आएगा आंसर, बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 45 बटे 4 आ रहा है ना? 45 बटे 4 क्या होता है आपका? 10 बार 40 गया और इधर 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल F पे है। ठीक है, कहां पर रखे हैं? वायु में रखे हैं। यदि इन्हें दो प्रत्यावर्तन वाले द्रव के डुबो दिया जाए तो अब इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अगर इन्हें कहां डुबो दिया जाए? इनके अच्छा, दो पराविद्युतांक तो F/2 हो जाएगा ना, आधा। जितना पराविद्युतांक होता है उतना ही कम हो जाता है बल, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तांबे की गेंदें प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, एक दूसरे के वायु में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हैं। यदि प्रत्येक 106 परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन की एक गेंद से दूसरी गेंद की ओर स्थान क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक 106 परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन एक गेंद से दूसरी गेंद की ओर स्थानांतरित होता है, इनके मध्य कूलाम बल है। ठीक है, ये क्या है? क्या ये 106 जो लिखा हुआ है ना, 106 नहीं है, ये 10 की घात 6 है। इसको आप ठीक कर लो। ठीक है, मैं सोच रहा था 106 क्या है। चलिए, दो तांबे की गेंद, प्रत्येक का भार 10 ग्राम है। हमें भार दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। चलिए इसको बाद में देखें। इलेक्ट्रॉन एक गेंद से दूसरी गेंद, मतलब प्रत्येक 10 की घात 6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर स्थानांतरित होता है। इनके मध्य कूलाम बल निकालना है। कूलाम बल निकालो तो पहले तो अपन को चार्ज निकालना पड़ेगा, कितना चार्ज हो रहा है। तो अपने पास दो तांबे की गेंदें हैं, ठीक है, 10-10 ग्राम की। अच्छा, पहले निकालता हूं मैं इस 10 ग्राम की तांबे की गेंद के अंदर आखिर कितने एटम्स होंगे, कितने परमाणु होंगे। ठीक है, तो परमाणु निकालने के लिए देखो भाई कितना होगा भाई। आपके पास कितना दे रखा है? इसका जो परमाणु भार दे रखा है वो 63.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10/63.5। ये तो इसके मोल्स हो गए। ठीक है, एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, 10 की घात 23। इतने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हर 10 की घात 6 में एक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 से मैं इसको भाग कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो लगभग ये कितना 9 बार जाएगा। मैं सिर्फ 9 लिख देता हूं।
9 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 23 और ऊपर हो जाएगा 6। ठीक है, तो 23 और 6 ये कितना हो जाएगा 29। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन, इसको ऐसे रखते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा, है ना, ये अपने पास आ गया। कितना, इतने आवेश जहां से जो है वो निकले हैं। अभी चार्ज जो होगा वो कितना आ जाएगा इसके ऊपर, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिले जो मैंने यहां पे लिख रखा है 10/63.6 इंटू 6.0223 इंटू 10 की घात 23 बटे 10 की घात 6 इंटू ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है, ये तो आपके पास आवेश आ गया, आवेश आ गया है तो आपके पास, है ना, Q इक्वल्स टू NE से हमने आवेश निकाल लिया है। अब इनके बीच में जो बल होगा वो कितना होगा भाई, F बराबर K Q इंटू Q, दोनों पे बराबर आवेश आएगा, Q और Q, Q बटे Q, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि 10/100 का स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो 10/100 का स्क्वायर आएगा। अभी सॉल्व आपको खुद से करना पड़ेगा, आंसर मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे 2 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन, ये आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, बेसिकली जो इसके अंदर आंसर आ रहा है वो 10 की घात 4, 10 की घात 6, 10 की घात 10, 10 की घात 8 में आ रहा है, तो आपको सिर्फ पावर निकालनी है, पावर निकाल के आपको कैलकुलेट इसको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की घात -4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 इंटू 10 की घात -5 हो जाता है। तो तेल का परावर्तनांक क्या होगा, तेल का परावर्तनांक हमें निकालना है, हम जल्दी से निकाल लेते हैं। वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे, इनके बीच में फोर्स जो है वो कितना है 10 की घात -4 न्यूटन। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाता है, तो इसका मैं मान लेता हूं कि एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो बल कितना हो जाता है, माध्यम में बल हो जाता है 2.5 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, आप जानते हो कि माध्यम का जो बल होता है वो निर्वात के बल के एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। ठीक है, क्या है, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, एप्सिलॉन आर जो होगा वो F/m के बराबर होगा। F कितना है आपके पास 10 की घात -4 और Fm कितना है आपके पास 2.5 इंटू 10 की घात -5, तो कितना हो जाएगा ये 10/2.5 यानी कि 4 आ गया। आंसर क्या आ गया 4, 4 आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई साहब। दो बिंदु आवेश को हवा में एक निश्चित दूरी r पर रखा जाता है, एक दूसरे की ओर F बल लगाते हैं, तब दूरी r जिस पर यह आवेश पराविद्युत नियतांक K के माध्यम में समान बल लगाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास निर्वात में दो आवेश हैं Q1 Q2, में ले लेता हूं Q1 और Q2। ठीक है, ये कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं, ये कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं, है ना। ये एक दूसरे की ओर F बल लगाते हैं, एक दूसरे पे F बल लगा रहे हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो F है। ठीक है, तब दूरी r जिस पर आवेश पराविद्युत नियतांक K के माध्यम में समान बल लगाते हैं। मतलब अब मैं अगर इनको किसी माध्यम में ले जाऊं जिसकी पराविद्युतांक जो है वो किसके बराबर है, K के बराबर है। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने दे रखी है, K के बराबर है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए कि बल अभी भी F ही रहे, बल अभी भी F ही रहे। ठीक है, तो यहां पर F का मान कितना आ रहा है, K Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, यहां पर F का मान क्या आना चाहिए, K, या इसको आप K 2 बार आ जाएगा, इसलिए इसमें इसको 1/4πε के फॉर्म में लिख रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे बेकार। Q1 Q2 बटे r²। और यहां पर F' का मान क्या होगा, यहां पर F का मान क्या होगा, K यानी कि 1/4πε0 εr Q1 Q2, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ दूरी है जो वो r' कर दी है, तो मैंने r' का स्क्वायर लिख दिया। दोनों वैल्यू को बराबर करना है और कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू को बराबर कर देना है। तो मैं अगर दोनों वैल्यू को बराबर करूं तो 1/4πε0 उधर से आया Q1 Q2 बटे r², और इधर से आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r' का स्क्वायर। ठीक है, देखो सब कट भी जाएगा, क्या बचेगा, इधर से बचेगा 1/r², इधर से बचेगा 1/ε और 1/r' का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखोगे r' का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, r² बटे एप्सिलॉन के बराबर आया, यानी कि r' जो हुआ वो r बटे एप्सिलॉन रूट का एप्सिलॉन के बराबर आ गया। एप्सिलॉन कितना दे रखा है, K दे रखा है, तो रूट K लिख लो।
R बटे रूट के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 7 और -5 माइक्रोकूलम है एवं इन्हें मध्य कार्यरत बल F है। यदि प्रत्येक में -5 माइक्रोकूलम को अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो इनके मध्य नया आकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, पहले पहले आवेश कितने थे आपके पास, 7 माइक्रोकूलम और कितना है, प्लस है कि माइनस है, -5 माइक्रोकूलम, 7 और -5 है। ठीक है, इनमें आपने क्या क्या किया है, आपने इनको -5 अतिरिक्त आवेश दे दिया है। अभी जो इनके बीच में बल है वो है F। ठीक है, अब आपने इनको -5 अतिरिक्त दे दिया है तो 7 में से 7 को -5 दोगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, -5 को -5 दोगे तो -10 हो जाएगा। दूरी वूरी वही रखी है, पहले इनके बीच की दूरी मान लो यार R थी, अभी भी इनके बीच की दूरी जो है वो R है। अब बल जो है वो F डैश हो गया है। ठीक है, ये F डैश का मान आपको बताना है कि F के रूप में कितना होगा। ठीक है, पहले F निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रथम स्थिति से जो F मेरे पास आने वाला है वो कितना होगा, K इंटू 7 इंटू K इंटू, मैं माइक्रोकूलम में रख रहा हूँ, 7 इंटू 5 बटे, मुझे अभी डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं तो मैंने -5 की जगह 5 ही रखा है, बटे R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर F डैश मेरे पास हो जाएगा K इंटू 2 इंटू -10 भी क्यों रखो, 10 ही रखो इसको, 10 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इसका रेशियो मुझे चाहिए तो आप डिवाइड कर दो इसको, ये K से K गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, क्या बचेगा आपके पास, F बटे F डैश बराबर 7 पंजे 35 और ये 20, सही किया, 7 पंजे 35 तो 7 बटे 4, F डैश जो होगा वो 4F बटे 7 के बराबर आ जाएगा, 4F बटे 7 के बराबर है। कुछ गड़बड़ हमने करी है, कुछ लिखने में हमने गड़बड़ करी है ऐसा लग रहा है मुझे। -5 माइक्रो अगर आवेश दे दिया जाए तो इसके मध्य नया आकर्षण बल क्या होगा। चलो फिर से कर लेते हैं इसको। पहले है 7 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी अपन R मान ही लेंगे। ठीक है, और ये -5 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, अभी जो बल आएगा वो कितना होगा, F बराबर K इंटू 7 इंटू 5 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, R स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में इन प्रत्येक को -5 का अतिरिक्त आवेश दे दिया गया है तो 7 में से 7 को अगर -5 दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, और R दूरी पर इसको अगर दोगे -5 तो ये तो -10 हो जाएगा, इसके तो मजे हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बल आएगा वो कितना होगा, F बराबर K इंटू 2 इंटू 10 बटे R स्क्वायर, सही तो है। तो देखते हैं, F डैश को लिखा तो F डैश बटे F अगर करता हूं कितना हो जाएगा, K इंटू 2 इंटू 10 बटे R का स्क्वायर बटे K इंटू 7, अरे सही है सही, 7 और 5 बटे R का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 बटे 7 इंटू 5। ये मुझे लग रहा है कि 7 नहीं था, कुछ और वैल्यू थी, इन्होंने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, चलो 4 बटे 7 ही आ रहा है। ठीक है, सही है, जो हमने किया है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर 1 2 3 4 8 1 2 4 8 पर रखे हुए हैं। यदि एक कूलम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित हो तो इस पर आरोपित कुल बल क्या होगा। इस तरह से आपने अनंत तक कुछ आवेश रखे हुए हैं, x बराबर 1 पर रखा है, 2 पर रखा है, 4 पर रखा है, फिर 8 पर रखा है। ठीक है, एक कूलम का आवेश, एक अनंत आवेश, एक माइक्रोकूलम के अनंत आवेश, एक माइक्रोकूलम रखा है सब पर, एक माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम। ठीक है, एक माइक्रोकूलम, ये है 1 2 4 और 8। ठीक है, 1,0 2,0 या 4,0 8,0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि अगर मूल बिंदु पर एक आवेश रख दिया जाए एक कूलम का, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कुल बल आएगा वो कितना आएगा। तो आप देखोगे एक माइक्रोकूलम की वजह से भी कुछ बल आएगा जो कि इस तरफ होगा। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम की वजह से बल आएगा वो इस तरफ होगा, 3 4 की वजह से भी इस वाले की वजह से होगा वो भी इधर ही होगा, 8 पे जो रखा है उसकी वजह से होगा तो इधर ही होगा। सारे बल इस तरफ ही आ रहे हैं, तो आप हर एक का बल निकाल लो। ठीक है, और सबको जोड़ दो तो आपके पास आंसर आएगा। तो पहले का अगर मैं निकालता हूं तो कितना होगा, पहले का K Q1, ठीक है, यानी कि 1 माइक्रोकूलम है ना,
1 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 जिस पर अपन बल निकाल रहे हैं वो 1 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की वजह से K 2 इंटू 10⁻, अच्छा 4 तो वही है, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 बटे इनकी दूरी कितनी है, दूरी हो जाएगी अब 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कितना है 1 बटे की बीच की दूरी का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगी 4 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं इधर लिखता हूँ। तो फोर्स कितना आएगा, ऊपर तो सब कॉमन हो जाएगा आपके पास, नीचे बचेगा, बाहर कॉमन लेता हूँ K और 10⁻⁻6 इंटू K, ये तो ऊपर कॉमन आ गया और नीचे बचेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 8 का भी लिखोगे तो 8 चौक 8 अट्ठे 64, ऐसे करके आता जाएगा, ये हमें इन्फिनिटी तक लेकर जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एक श्रेणी बन रही है इसको हम बोलते हैं GP, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी इसको हम बोलते हैं। इसका अनंत तक श्रेणी का जो सम होता है, जो योग होता है वो S बराबर A बटे A-R के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, A आपका पहला जो टर्म है वो है और R क्या है, इनका जो अनुपात है वो R है। तो इनका अनुपात क्या होगा, एक पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड कर दो तो 1/4 इनका अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, F बराबर 10⁻⁻6 तो चल ही रहा है आपका ऊपर इंटू K, ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास, इसका सम क्या आएगा, A अपॉन 1 माइनस R, A माइनस R नहीं 1 माइनस R, ठीक है। देखोगे A क्या है ऊपर पास 1 माइनस 1/4 कितना होगा, देखो भाई, तो 10⁻⁻6 इंटू K इंटू 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा भाई, ये 4/3, ठीक है, 4/3 आया। K का मान रखो, आंसर आएगा 10⁻⁻6 इंटू K का मान रखा मैंने 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4/3, तो 3 3 9 हो गया। तो F कितना आ गया भाई साहब, 3 चौक 12 और इधर 12,000 न्यूटन, ठीक है, 12,000 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने कूलाम के नियम पे चर्चा करी है, कूलाम के नियम का सदृश रूप देखा है और कूलाम का नियम माध्यम में किस प्रकार से लगाया जाता है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जितने बिल्कुल वैरायटी वाले क्वेश्चन जो थे मैंने सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।